हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 पढ़ेंगे। सेक्शन 2 आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो सेक्शन 2 का आपका 2A क्या कहता है? सेक्शन 2A आपका बात करता है प्रपोजल से। प्रपोजल क्या होता है? तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to act or abstinence, he is said to make a proposal। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, और वो क्यों बता रहा है दूसरे को? उसकी असेंट लेने के लिए, उस एक्ट पर या फिर उस एब्स्टिनेंस पर। तो उस व्यक्ति ने क्या किया है? प्रपोजल किया है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफ़र देता है कि क्या तुम मेरी कार 1 लाख में ख़रीदोगे? तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने क्या किया है? ऑफ़र किया है। किस उद्देश्य से ऑफ़र किया है? कि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके ऑफ़र पर असेंट दे। ठीक है, उसके कार्य पर, या फिर जो अगर वो कहता है कि कुछ नहीं करना है तो उस पर असेंट दे। इस इंटेंशन के साथ उसने अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई किया है। ए ने बी से कहा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख में? तो ए ने क्या किया है? यहाँ पर ऑफ़र किया है, प्रपोजल या इसको ऑफ़र। ठीक है, तो इसको किया है किस उद्देश्य से किया है? कि ये अपनी असेंट इसको दे कि हाँ ये खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। तो इसको क्या कह देंगे? इसको प्रपोजल कह दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रपोजल कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक और जनरल ऑफ़र भी होता है। स्पेसिफिक और जनरल ऑफ़र का मतलब क्या हुआ? तो स्पेसिफिक ऑफ़र जब ए ने बी को ऑफ़र दिया तो वो स्पेसिफिक ऑफ़र हो जाएगा। जब ए ने सी डी ई एफ बहुत सारे लोगों को, पूरी की पूरी पब्लिक को ऑफ़र दिया तो वो जनरल ऑफ़र हो जाएगा। और जनरल ऑफ़र का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक एंड स्मोक बॉल कंपनी का। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट केस हो जाएगा। तो जनरल ऑफ़र क्या होता है? कि जब एक साथ बहुत सारी पब्लिक को, बहुत सारे लोगों को ऑफ़र देना होता है तो उसको जनरल ऑफ़र कहा जाता है। जैसे इंश्योरेंस के केस में होता है, तो एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिए जाते हैं। हर एक एक व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं जाता है, हर एक एक व्यक्ति को अलग से ऑफ़र तो दिया नहीं जाता है। एक सेट बना दिया जाता है और उसी से क्या होता है? उसी को एक्सेप्ट करके आगे का काम होता है। तो वो क्या हो गया? वो जनरल ऑफ़र हो गया। तो जनरल ऑफ़र का मतलब क्या हुआ? कि जब बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑफ़र किया जा रहा है, एक ही ऑफ़र में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी गई हैं, हर व्यक्ति से अलग अलग डिस्कस नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? जनरल ऑफ़र हो गया। जब एक व्यक्ति को दिया गया है तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक ऑफ़र हो गया। उसके बाद होता है काउंटर ऑफ़र। तो काउंटर ऑफ़र क्या होता है? जैसे ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपये में ये चीज़ बेचूंगा, और बी ने कहा मुझे तुम्हारी ये चीज़ चाहिए 400 रुपये में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये काउंटर ऑफ़र हो गया। क्या यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? नहीं, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो पाया है। ये काउंटर ऑफ़र है। इनका अपना ऑफ़र आ रहा है, इनका अपना ऑफ़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ नहीं बनती हैं। उसके बाद होता है क्रॉस ऑफ़र। ए ने बी से बोला मैं तुम्हारी घड़ी 500 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, इसको ऑफ़र दिया। अब बी ने ए से कहा मैं तुम्हें अपनी घड़ी 500 रुपये में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, इसको इसके ऑफ़र का नहीं पता था, इसको इसके ऑफ़र का नहीं पता था। इसने इसको लेटर पोस्ट कर दिया, इसने इसको लेटर पोस्ट कर दिया। तो ये क्या है? ये क्रॉस ऑफ़र है। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी बनी? तो नहीं, यहाँ पर भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी नहीं बनी। इसका एक केस है जो प्री में बहुत पूछा जाता है, आप यहीं पे लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत
आराम होगा जब आप MCQs करेंगे। टिन वर्सेस हॉफमैन का केस है, ठीक है। तो ये किसका केस है? टिन वर्सेस हॉफमैन, क्रॉस ऑफर का केस है। यहाँ पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। ये क्या है? इसने इसको प्रपोजल किया है और इसने इसको प्रपोजल किया है। इसको इसके प्रपोजल का नहीं पता है और इसको इसके बी के प्रपोजल का नहीं पता है। तो ये कैसा हो गया? ये क्रॉस ऑफर हो गया। ओके। कुछ असेंशियल कंडीशंस होती हैं वैलिड ऑफ़र के लिए। जैसे एक ऑफ़र कब कंप्लीट होता है, मतलब एक ऑफ़र के असेंशियल्स क्या होते हैं? तो ऑफ़र कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। ऑफ़र सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन पर्सन के लिए होना चाहिए। ऑफ़र में जब ऑफ़र कर रहा है एक व्यक्ति दूसरे को, तो उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उसे दूसरे व्यक्ति के साथ लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना है, ठीक है। ऑफ़र का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? तो ऑफ़र का कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब ए को बी को ऑफ़र देना था, ठीक है। अब जब बी को ये नॉलेज हो जाएगी कि ए ने उसको क्या ऑफ़र दिया है, तब ऑफ़र का कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। ओके। टू बी कहता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become promise. तो जब एक ए व्यक्ति है, ए बी को ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। ए ने बी को ऑफ़र दिया, अब बी ने क्या करा? उस पर अपनी असेंट दे दी। जब उसने अपनी असेंट दे दी तब कहा जाएगा कि ऑफ़र क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका है। और जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑफ़र क्या बन जाता है? ऑफ़र प्रॉमिस बन जाता है। तो आपकी प्रॉमिस की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? 2B में दी हुई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद है 2C। तो 2C कहता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ अ प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ प्रॉमिसी। तो ए क्या हुआ? ए प्रॉमिसर हो गया और बी अगर एक्सेप्ट करता है उसका ऑफ़र तो वो क्या हो गया? प्रॉमिसी हो जाएगा। तो ये भी डेफिनेशन आपकी प्री में पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है सेक्शन 2D। तो 2D आपका बात करता है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन एक असेंशियल एलिमेंट है। सेक्शन आपका 25 क्या बोलता है कि बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। उसके लिए कंसिडरेशन एक असेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो क्या कहती है डेफिनेशन? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for promise, ठीक है। तो देखिए कंसिडरेशन होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ए बी से कह रहा है कि मैं तुमको गुड्स सप्लाई करूँगा, बी कह रहा है कि मैं तुमको उसके लिए वैल्यू पे करूँगा, कुछ भी पे करूँगा। तो क्या हो गया? ये कंसिडरेशन हो गया। तो कंसिडरेशन मूव किसके डिज़ायर पे होना चाहिए? कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिज़ायर पे मूव होना चाहिए। कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ठीक। कंसिडरेशन प्रेजेंट में हो सकता है, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। और कंसिडरेशन फ्यूचर में भी हो सकता है। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पास्ट का कंसिडरेशन हो सकता है, प्रेजेंट का कंसिडरेशन हो सकता है और कंसिडरेशन फ्यूचर का भी हो सकता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या एडिक्वेट होने की ज़रूरत है? नहीं, कंसिडरेशन एडिक्वेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो इन द आइज़ ऑफ लॉ, ठीक है। कंसिडरेशन एक असेंशियल एलिमेंट है और इसके एक्सेप्शन कहाँ दिए हैं? तो इसके एक्सेप्शन सेक्शन 25 में दिए हैं, जहाँ पे 3 सिचुएशंस ऐसी बताई हैं जहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी एक एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक मैक्सिम है क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग
फॉर समथिंग। तो ये आपका प्री में पूछा जाता है कि क्विड प्रो क्यू मैक्सिम होता है, लिख देते हैं और बोला जाता है कि किससे रिलेट करता है, तो ये आपका कंसिडरेशन से रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक और टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हैं, ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में ए की और बी की ड्यूटी बन रही है, उसको एनफोर्स करवाने के लिए या तो ए कोर्ट में जा सकता है या तो बी कोर्ट में जा सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी सी नहीं जा सकता है। ये हो गया आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, जहाँ पर ए और बी पार्टी हैं। सपोज करिए ए पार्टी है और बी पार्टी है, ठीक है, इसने इसको कोई गुड्स दिए और जो वैल्यू पे करनी थी ना गुड्स की, वो क्या करा, सी ने पे कर दिया, पैसे क्या कर दिए, सी ने दे दिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ये हैं, ठीक है, ये कौन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन होने के बावजूद ये क्या कर रहा है, ये कंसिडरेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता है और कंसिडरेशन कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो तभी वो कंसिडरेशन दे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, थर्ड पर्सन भी दे सकता है। 2E बोलता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है 2E, एवरी प्रॉमिस and every set of promise forming a consideration for each other is an agreement। तो आपकी डेफिनेशन है प्री में बहुत पूछी जाती है कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो हर प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रहे हैं, वो क्या हो जाता है, वो एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद एफ है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, प्रोमिसेस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे ए ने बी को प्रॉमिस करा कि वो उसको गुड्स डिलीवर करेगा और बी ने उसको प्रॉमिस करा कि वो उसके लिए वैल्यू पे करेगा, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। 2G क्या कहता है, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो वॉइड होता है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वो वॉइड होता है, वो शून्य होता है, मतलब उसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता उसको एनफोर्स करवाने के लिए। ठीक है, तो कौन से एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होते हैं, तो ये आपका सेक्शन 10 में दिया है। जब सेक्शन 10 की कंडीशन सारी फुलफिल होती है तो एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो एनफोर्सिएबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एच। तो जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी है, 2H में दी हुई है। उसके बाद है 2I, an agreement which is enforceable by law at the option of one of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जब किसी दूसरी पार्टी के द्वारा एनफोर्स करवाया भी जा सकता है और वो वॉइडेबल भी घोषित करवाया जा सकता है, तब उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो बी की सहमति थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई। ठीक है, उसको कुछ झूठे फैक्ट्स दिखाए गए और उस पे उसकी सहमति ली गई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अब बी के पास क्या ऑप्शन होगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी करवा सकता है या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस संविदा को कोर्ट के ज़रिए शून्य भी घोषित करवा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। प्रोविज़न कहाँ दिया है आपका, तो 19 में दिया है, सेक्शन 19, और कहाँ दिया है आपका 19A में दिया हुआ है। फिर लास्ट है 2J, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सिएबल। तो बोला जा रहा है क्या कि एक कॉन्ट्रैक्ट था वो बिल्कुल सही था,
बट कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि अब वो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो अब क्या हो गया, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले तो बिल्कुल वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट पहले बिल्कुल वैलिड था और एनफोर्स करवाया जा सकता था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि अब लॉ ने उसको वर्जित कर दिया। ठीक, अब उसको नहीं एनफोर्स करवाया जा सकता, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। ठीक है, अब इनिशियो वॉइड नहीं था, पहले से नहीं था, पहले वैलिड था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये वॉइड हो गया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।